अच्छा, अभी तक हम लोगों ने इन जनरल बीजेटी देखा, बीजेटी का बेसिक देखा कि हाँ, किस तरह से बीजेटी की जो हमें फैब्रिकेशन करना है, तो वो फैब्रिकेशन के लिए हम क्या-क्या ध्यान रखते हुए उसका फैब्रिकेशन करेंगे। एंड देन उसको किन-किन मोड्स में यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन से कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करते हुए हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर हमें उसको एम्पलीफायर में एज़ अ एम्पलीफायर यूज़ करना है, अपने बीजेटी को एज़ अ एम्पलीफायर यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें हमें क्या करना होता है, उसको एक्टिव मोड में रखना होता है, राइट? और एक्टिव मोड में देन हमने एक कलेक्टर करंट की एक इक्वेशन भी निकाली। वो इक्वेशन क्या थी कलेक्टर करंट की? इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में हमने आई गेस 2 कलेक्टर करंट की इक्वेशन फाइंड आउट की थी, ठीक है? तो वो दोनों ही कलेक्टर करंट की इक्वेशन क्या थी? अभी क्विज़ दिया है ना? यस सर, अभी दिया। तो फिर कलेक्टर करंट की इक्वेशन कौन-कौन सी पढ़ी है? सर अभी यहाँ तक पढ़ा नहीं है हमने। हाँ, तुम इधर कुछ टाइम से एब्सेंट चल रहे थे शायद, कहीं बाहर थे। ये पढ़ा है इधर। तो भाई इनके अलावा बाकी लोग भी हैं ना क्लास में? शौर्य? शौर्य मल्होत्रा? यस सर। कलेक्टर करंट की इक्वेशंस क्या पढ़ी हेलो। है? हाँ, हाँ, बताइए बेटा। कलेक्टर करंट की इक्वेशन क्या पढ़ी है? सर अभी यहाँ तक नहीं पढ़ा है सर अभी। ऋषभ? यस सर। हम्म सर इक्वेशन। अल्फा आई ई वाली, अल्फा हाँ, आई प्लस हाँ, आई सी बी, आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई हम्म प्लस हम्म आई सी बी ओ। आई सी। अच्छा, एक और थी शांभवी। यस सर। कलेक्टर करंट की एक और इक्वेशन पढ़ी थी हमने। यस सर। क्या पढ़ी थी? सर आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी प्लस बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी ओ। आई जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है बायसिंग, ठीक है? आई गेस जब एनालॉग नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके एनालॉग सर्किट पढ़ोगे तो ये टॉपिक तुम्हें वहां पे फिर से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? बट फिर भी देखो, जो बायसिंग हम बेसिकली करते हैं दो रीजन के लिए। पहला रीजन होता है कि हमें उसे एज एन एम्पलीफायर अपने जो हमारा बीजेटी है उसको एज एन एम्पलीफायर वो वर्क कर सके, उसके लिए हम बायसिंग करते हैं। बायसिंग का मतलब क्या है? प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करना यूजिंग सम वोल्टेजेस, यूजिंग सम बैटरी, प्रॉपर पोलरिटी की बैटरीज यूज करके इस तरह से वोल्टेजेस प्रोवाइड करना कि जिस कंडीशन में जिस मोड में हम चाह रहे हैं, फर्स्ट थिंग तो वो उस मोड में काम करे। यानी हम किस मोड में चाह रहे हैं? एक्टिव मोड में वर्क कराना चाह रहे हैं अपने बीजीटी को। तो जो हमारा बाइसिंग हम जो कराएंगे वो बेसिकली कुछ इस तरह से कराएंगे, मीनिंग वोल्टेजेस कुछ इस तरह से प्रोवाइड करेंगे कि अमीटर बेस जंक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो
और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन तुम्हारा रिवर्स बायस है। ठीक, एक तो बायसिंग की नीड एक तो इसलिए होती है कि हम बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते। दूसरा जो होता है वो बेसिकली इस इक्वेशन में छुपा हुआ है। देखो ये जो आईसीओ है, आईबी की इक्वेशन में, आईसी कलेक्टर करंट की इक्वेशन में ये जो आईसीओ है, ये बेसिकली क्या है? आईसीओ रिवर्स सैचुरेशन करंट है तुम्हारे कलेक्टर रीजन की। ठीक, अब ये रिवर्स सैचुरेशन करंट हमें पता है, अगर आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया टेम्परेचर में, 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया टेम्परेचर में, तो तुम्हारी जो ये आईसीओ है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या, ऐसे ही हमने पढ़ा 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया तो आईसी 7% इंक्रीज हो जाएगी। मीनिंग ये जो आईसीओ है, ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग रिवर्स सैचुरेशन, जितनी भी रिवर्स, ये हमने पहले भी तुमको बताया है कि रिवर्स सैचुरेशन के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा, जब हम पीएन जंक्शन पढ़ के आए थे तब भी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हाँ भाई, रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर होगी तो ये वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा, चाहे वो यहाँ की रिवर्स सैचुरेशन करंट हो, अभी आगे जाके मॉसफेट या कहीं पे भी, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर तुमको रिवर्स सैचुरेशन करंट आ रही है तो वो रिवर्स सैचुरेशन करंट में ये कॉन्सेप्ट जरूर एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक, तो यहाँ हमें क्या पता चला कि ये जो कलेक्टर करंट है, जो रिवर्स कलेक्टर करंट है, ये तुम्हारी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक, अब इमेजिन करो कि हमने एक बीजेटी को यूज करके एक बड़ा सा सर्किट डिजाइन किया और उस सर्किट से हम एम्पलीफिकेशन या उसको सैचुरेशन रीजन में यूज करके एज अ स्विच यूज कर रहे थे, समथिंग कोई उससे हम काम करा रहे थे, उसको हमने उस सर्किट में लगाया हुआ था। अब अचानक से हम उस सर्किट को अपने लेके, पहले तो रूम में बैठे थे जहाँ एसी लगा हुआ था, वहां टेम्परेचर काफी कूल था, अचानक से हम उसी सर्किट को लेके छत पे चले गए। ठीक है, तो अब हुआ क्या, तुम्हारा टेम्परेचर तुम्हारा जो था वो इंक्रीज हुआ। जब तुम रूम के अंदर थे और जब तुम छत पे गए तो तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हुआ। अब टेम्परेचर चेंज हुआ होगा तो 100% है कि ये वाली करंट जो है आईसीओ, इसमें चेंज आया होगा। ये आईसीबीओ भी आईसीओ के बराबर होती है। ठीक है, तो इस आईसीओ में चेंज आया होगा। अब जब ये आईसीओ चेंज हुई होगी तो भले ही बहुत कम चेंज दिखाई देगा, लेकिन आईसी में भी कुछ चेंज आया होगा। ठीक, और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये मिली वोल्ट, मिली एम्पियर, माइक्रो वोल्ट, काफी स्मॉल स्मॉल वोल्टेजेस पे काम करते हैं। तो लेट्स से अगर इसमें माइक्रो एम्पियर का भी चेंज आ गया इस कलेक्टर करंट में, और वो माइक्रो एम्पियर का जो चेंज है वो किसी किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस गया, तो मीनिंग हमें जो चेंज इन वोल्टेज मिल रहा होगा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो कुछ मिली वोल्ट में दिख रहा होगा। मतलब हमारा कहना है कि ये आईसी में हमने कहा कुछ माइक्रो एम्पियर में चेंज आया, मीनिंग समथिंग 10 टू द लेट्स से 1 माइक्रो एम्पियर का चेंज आया इस कलेक्टर करंट में, ड्यू टू दिस चेंज इन आईसीओ। ठीक है, हमें पता है या तो माइक्रो एम्पियर में चेंज आएगा या नैनो एम्पियर में चेंज आएगा, क्योंकि आईसीओ की जो वैल्यू होती है वो माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में ही होती है। तो मान लो 10 टू द पावर -6 एम्पियर का चेंज आया इस आईसी में, और ये आईसी एक रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस फ्लो कर रही है, जिसकी वैल्यू है लेट्स से 10 किलो ओम। ये जो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस ये कलेक्टर करंट फ्लो हो रही है वो है 10 किलो ओम। तो जो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा वो क्या होगा, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6, यानी समथिंग 10 मिली वोल्ट। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में देखें तो ये वोल्टेज तुम्हारा काफी सफिशिएंट वोल्टेज है एक अच्छा चेंज प्रोवाइड करने के लिए, एक अच्छा इफेक्ट या एक बैड इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए सर्किट में, मीनिंग आउटपुट को चेंज करने के लिए ये काफी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, राइट। और इन जनरल हम ये नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारी जो ये आईसीओ है
हमारी ये करंट आईसीओ है, ये जब टेम्परेचर के साथ चेंज हो तो उसकी वजह से ये कलेक्टर करंट भी चेंज। ठीक है, एक तो ये हो गई। ठीक, नेक्स्ट इसको सीईओ लिखें या 1 प्लस बीटा आईसीओ लिखें, दोनों बात बराबर है ना। नेक्स्ट दूसरी है ये अपनी आईबी यानी बेस करंट। अब ये पॉइंट एक नया तुम्हारे लिए है कि देखो ये आईबी बेसिकली डिपेंड करती है आईई पे, अमीटर करंट पे। आईबी जो है वो डिपेंड करती है आईई पे, और ये जो अमीटर करंट है ये बेसिकली डिपेंड करता है वीबीई पे। यानी बेस और अमीटर जंक्शन जो है, बेस अमीटर जंक्शन जो है, उस जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज फ्लो, जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, उस जंक्शन के अक्रॉस जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, वो वोल्टेज पे तुम्हारी ये करंट आईई डिपेंड रहती है। ठीक, उस वोल्टेज पे किस तरह से डिपेंड रहती है कि पहली बात तो ये है कि इस वीबी को, मतलब जो ये वीबी वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हो अमीटर बेस जंक्शन में, तो कम से कम इतना वोल्टेज जरूर प्रोवाइड करो कि वो जो कट ऑफ वोल्टेज, जो तुम्हारे अमीटर बेस जंक्शन का कट ऑफ वोल्टेज है या जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, मतलब इतना वोल्टेज मिनिमम तुम्हें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ताकि वो बैरियर हाइट जो तुम्हारी बन रही थी, जो पीएन जंक्शन में हमने देखी थी, वो जो जंक्शंस में बैरियर हाइट बन रही है वो हाइट रिड्यूस होके इतनी नेग्लिजिबल हो जाए कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो इजिली डिफ्यूज कर सके। ठीक, इन जनरल तुम्हारा जो ये पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, जब पीएन जंक्शन अगर तुम्हारा सिलिकॉन का बना है तो कट ऑफ वोल्टेज 0.7 वोल्ट, और अगर ये जर्मेनियम का बना है तो कट ऑफ वोल्टेज 0.3 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पे भी ये पीएन जंक्शन की बात हो रही थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये पीएन जंक्शन की बात हो रही थी कि कोई भी पीएन जंक्शन अगर सिलिकॉन का बना है तो वी गामा, हमने हर बार इस वी गामा को पढ़ा है। वी गामा क्या है यहाँ पे? वी गामा इज इक्वल टू क्या है? कट इन वोल्टेज। इवन जब हम लोगों ने वीआई कैरेक्टरिस्टिक का एक्सपेरिमेंट भी किया था, तब भी हमने वहां पे देखा था, वहां पे 0.529 के नियर बाई तुम्हारा वी गामा दिखाई दे रहा था। करेक्ट, तो तो ये कट इन वोल्टेज सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, और यही कट इन वोल्टेज जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि जब यहाँ पे बीजेटी में जो ये अमीटर और बेस के बीच में जंक्शन बन रहा है, वो भी तो एक टाइप का पीएन जंक्शन ही बन रहा है। अब इस पीएन जंक्शन को भी, जो अमीटर और बेस के बीच में जो पीएन जंक्शन है, उसको भी या तो 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट इतना वोल्टेज चाहिए होगा मिनिमम फॉरवर्ड बायस में आने के लिए। इतना मिनिमम वोल्टेज चाहिए होगा फॉरवर्ड बायस आने के लिए। अच्छा, अब ये जो कट इन वोल्टेज है, जो वी गामा है या बिल्ट इन पोटेंशियल जो है, ये भी तुम्हारा क्या होता है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। ये भी तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। हमने देखा है कि बिल्ट इन पोटेंशियल जो है उसमें बिल्ट इन पोटेंशियल जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्लियरली दिखाई देता है ना। तो ये वाला जो कट इन वोल्टेज है, ये भी तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक, और ये वीबी या ये जो कट इन वोल्टेज है, ये कट इन वोल्टेज फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज में, फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर में तुम्हारा जो वीबीई है वो 2.5 मिली वोल्ट चेंज हो जाता है, सॉरी -2.5 मिली वोल्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, जो भी तुमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो तुम्हारा चेंज हो जाएगा बाई -2.5
मिलीवोल्ट से, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हुआ, एक डिग्री सेंटीग्रेड तुमने टेम्परेचर राइज किया तो क्या हुआ, 2.5 मिलीवोल्ट डिक्रीज हो गया तुम्हारा ये 0.7 से। अब क्या हो जाएगा, नया 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो 0.7 से कम होके 0.7 माइनस 2.5 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पे हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो IB है ये इस VBE की वजह से टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जब आप VBE को चेंज करोगे तो IB चेंज हो रही होगी, टेम्परेचर सॉरी जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से तुम्हारा जो ये VBE है ये तुम्हारा क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। जब ये डिक्रीज कर रहा होगा, बेस एमीटर वोल्टेज डिक्रीज कर रहा होगा तो अमीटर करंट डिक्रीज कर रही होगी और उसकी वजह से बेस करंट डिक्रीज हो रही होगी और उसकी वजह से ये IC यानी कलेक्टर करंट डिक्रीज हो रही होगी, राइट। तो मीनिंग ये जो बेस ये कलेक्टर करंट, फिर वही प्रॉब्लम हमारे पास आ गई कि चेंज इन टेम्परेचर क्या कर रहा है, कलेक्टर करंट को चेंज कर रहा है। और इसी तरीके से ये जो बीटा यहाँ पे दिया है ये बीटा भी टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है, ये बीटा भी टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है। तो मीनिंग जो हमने अपनी IC देखी, जो IC करंट है वो हमारा फंक्शन है बीटा VBE ICO का, और ये तीनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मीनिंग अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये तीनों चेंज करेंगे। लेकिन हमारे लिए ये अनडिजायर्ड है, इस कलेक्टर करंट में का जो चेंज है वो हमारे लिए अनडिजायर्ड है। तो दूसरा पॉइंट जिसके लिए हम बाइसिंग करते हैं वो क्या है कि हमारी कलेक्टर करंट कांस्टेंट रहे, हमारी कलेक्टर करंट IC जो है वो स्टेबल रहे, जो IC की वैल्यू है वो स्टेबल रहे, वेरिएट ना हो। हम बेसिकली बाइसिंग करते हैं दो वजह से, एक तुम्हारा जो BJT है वो एम्पलीफायर की तरह काम करे, दूसरा IC यानी कलेक्टर करंट तुम्हारी स्टेबल रहे। कलेक्टर करंट तुम्हारी किन किन चीजों पे डिपेंडेंट कर है, बीटा पे, VBE पे और ICO पे, ठीक है। जो डोमिनेंट इफेक्ट रहता है वो इस ICO का रहता है, जो डोमिनेंट इफेक्ट है वो इस ICO का रहता है। इन लोगों का इफेक्ट काफी कम रहता है, तो अगर हम इसका इफेक्ट रिड्यूस कर देंगे तो अपने आप इनका इफेक्ट काफी कम हो जाएगा। तो बेसिकली हम बाइसिंग करके इनका इफेक्ट रिड्यूस करते हैं ना। अब अगर ये जो कलेक्टर करंट है, इस कलेक्टर करंट का हम चेंज इन कलेक्टर करंट निकालें, मीनिंग डेल्टा IC निकालें, तो क्योंकि IC जो है ये 3 फंक्शन पे डिपेंडेंट है, तो इसका क्या होगा, चेंज इन अगर हम IC में चेंज निकाल लेंगे तो इसका हमको पार्शियल डेरिवेटिव लेने होंगे, मीनिंग डेल्टा IC अपॉन डेल्टा ICO इंटू डेल्टा ICO। ये बेसिकली क्या हो गया, चेंज इन कलेक्टर करंट ड्यू टू ICO प्लस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE इंटू डेल्टा VBE प्लस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा बीटा इंटू डेल्टा बीटा, ठीक है। इन जनरल हमें पता है कि अगर y इज इक्वल टू fx होता है तो चेंज इन y डेल्टा y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, dy अपॉन dx, सॉरी dy बाई dx, क्योंकि सिंगल फंक्शन है
और डेबर वाई बाई डेबर एक्स, क्योंकि जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो डेबर वाई बाई डेबर एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इन जनरल ये काफी लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी यहाँ पे याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक, नाउ अब यहाँ पे ये जो पार्ट है डेल्टा आई सी अपॉन आई सी यू, डेल्टा आई सी अपॉन वी बी, डेल्टा आई सी अपॉन, ये तीनों बेसिकली क्या कहलाते हैं? स्टेबिलिटी फैक्टर। इनको हम बेसिकली डिनोट करते हैं इसको एस से, इसको एस डैश से, और इसको एस डबल डैश से। तो ये जो एस, एस डैश और एस डबल डैश हैं, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? स्टेबिलिटी फैक्टर। ये तीनों क्या कहलाते हैं? स्टेबिलिटी फैक्टर। एंड स्टेबिलिटी फैक्टर, ये स्टेबिलिटी फैक्टर जितना स्मॉल होगा, ये स्टेबिलिटी फैक्टर जितना स्मॉल होगा, कलेक्टर करंट उतनी ही स्टेबल रहेगी। ये स्टेबिलिटी फैक्टर जितना भी स्मॉल होगा, तुम्हारी जो कलेक्टर करंट है वो उतनी ही स्टेबल रहेगी। यहां तक में किसी को कुछ दिक्कत? नो सर। हम्म। नेक्स्ट हमें जो देखना है, तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर ये क्या होता है, और इसके क्या होने से, मतलब स्मॉल होने से क्या इफेक्ट होता है या लार्ज होने से क्या इफेक्ट होता है, वो हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन, ये वाली, दिस, ये इक्वेशन, नेक्स्ट जो हमें टॉपिक देखना है, ठीक है, अभी हम बाइसिंग पे पहुंचने से पहले, बाइसिंग तक जाने के लिए जो छोटे छोटे बेसिक टॉपिक हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम लोग बाइसिंग देखेंगे, किस तरह से बाइसिंग की जाती है। ठीक है, 2 या 3 मेथोडोलॉजी हैं, तो उनको कैसे हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक काम करो, सभी लोग एक बार रीजॉइन कर लो क्लास को, एक बार रीजॉइन कर लो सभी लोग।